अभी जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है रिलेशंस। और उस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक टॉपिक और पहले समझना पड़ेगा, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1, 2 और एक सेट हमारे पास है सपोज x, y। अब मैं इन दोनों सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना चाहता हूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं a क्रॉस b से, यानी 1, 2 क्रॉस x, y। ओके, अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इनका पेयर वाइज प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग का मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग 1 को x के साथ और फिर y के साथ पेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, x, ये पेयर बन गया। इसको लिखेंगे हम राउंड ब्रैकेट में, देन कॉमा। अब 1 फिर से y के साथ पेयर बनाएगा तो 1, y। सेम प्रोसेस हम 2 के साथ भी लेंगे, तो 2, x एंड देन 2, y। तो ये जो सेट बना है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस एंड बी। नाउ यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा ए में से आता है। ये जो 1 है वो ए में से, x हमारा b में से। सिमिलरली ये हमारा a में से है और y जो है वो b में से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग a क्रॉस b फाइंड कर रहे हैं, तो जो सेट पहले लिखा है उसका एलिमेंट भी पहले आएगा। तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को या क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ओके, देन x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। इसको हम बाय कंडीशनल डालते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें निकलती हैं। अगर x, y a क्रॉस b में से दे रखा है तो अंडरस्टूड थिंग है कि x जो है वो a में से आएगा, और y जो है वो b में से आएगा। ज़रूरी नहीं सिर्फ दो एलिमेंट हो, एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज हमारे पास p हमारे पास है a, b, c, और q मेरे पास है सपोज 1, 4, और मैं p क्रॉस q फाइंड करना चाहता हूँ। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a, b, c क्रॉस 1, 4। तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये a लेंगे पूरे 1 और 4 के साथ, जो सेकंड सेट है उनके दोनों एलिमेंट के साथ इसकी पेयरिंग होगी, यानी ये 1 के साथ भी पेयर करेगा और 4 के साथ भी पेयर करेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से a, 1, फिर कॉमा लगेगा a, 4। सिमिलर प्रोसेस b के साथ, b, 1, b, 4, देन c, 1 एंड c, 4। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एन पी के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है। जो पॉइंट समझने वाला वो ये है कि ये हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, और टोटल हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। दिस होल इज एन एलिमेंट, ओके। प्री क्रॉस क्यू का एलिमेंट है ये a, 1 पूरा पेयर जो है। तो अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स में 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स। सो वी कैन से एन पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू एन पी क्रॉस एन क्यू। यानी अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो उनके जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स को नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स है वो आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा कि x, y आपका a क्रॉस b में आ रहा है, तो यहाँ से इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो हमारा a में आ रहा है और y जो है हमारा b का एलिमेंट है। इन केस अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ, ये x हमारे पास a में है और y हमारा b का एलिमेंट है, और हम लोग a क्रॉस b ले रहे हैं।
इन केस अगर ये बी क्रॉस ए हो जाता है तो ये दोनों एलिमेंट भी आपके इंटरचेंज हो जाएंगे, तो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ओके, क्लियर और नॉट? ये एलिमेंट जो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो पहले लिखा है वो फर्स्ट सेट के लिए है, जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट में से है। अब इफ Na इज इक्वल टू, सपोज m ले लिया हमने, ओके, एन बी हमारे पास n है, तो इसका मतलब ये होता है कि एन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू एन ए क्रॉस एन बी, यानी हम लोग इन दोनों के एलिमेंट्स को, सो वी कैन से एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारा m क्रॉस n। ओके, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अच्छा, अगर सपोज हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, इफ Na इज इक्वल टू 5, Nb इज इक्वल टू 3 एंड Nc इज इक्वल टू 2। यहाँ तीन सेट है हमारे पास, A, B और C। तो फाइंड एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे ये एन ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी से निकलेगा इनटू में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग 5 एलिमेंट्स लेंगे इनटू, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन है और यहाँ हमारे पास 2 एलिमेंट्स गिवन है, तो ये हो गया आपका 30 एलिमेंट्स, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी हैज 30 एलिमेंट्स। ओके, नाउ सपोज ए मेरे पास है 1,2, बी मेरे पास है a, b एंड c सपोज अपने पास है x, y। नाउ वी नीड टू फाइंड a क्रॉस b क्रॉस c। तीन सेट का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले a क्रॉस b फाइंड कर लेंगे, यानी 1,2 क्रॉस a, b निकाल लेते हैं और c को हम लोग बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 1, a 1, b, देन इट इज 2, a एंड देन 2, b। ये हो गया आपका a क्रॉस b। अब हम इसको c के साथ लेंगे, तो c हमारे पास कितना है 1, a 1, b 2, a 2, b एंड दिस इज योर x, y। अब एक चीज़ और समझें, यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं, यानी एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमारे पास 8 एलिमेंट्स आने चाहिए, तो लेट अस चेक इट नाउ। ओके, सो अब यहाँ पे आपको ध्यान से करना है, 1, a पहले x के साथ होगा फिर y के साथ पेयर बनाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं, सब ये हमारे पास हो गया 1, a पहले x के साथ, फिर 1, a फिर y के साथ, देन सेम प्रोसेस, तो 1, b पहले x के साथ फिर y के साथ, देन 2, a x 2, a y and then it is 2, b x 2, b y। तो अब आप काउंट करें, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। सो वी कैन से एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी हैज गॉट एन 8 एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास सेट आ रहा है ये आपका a क्रॉस b क्रॉस c का आंसर है। तो 3 डिफरेंट सेट्स का भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख लिया है। ओके,
अच्छा, इसमें अब सपोज आपके पास कभी ये आ जाता है, इफ ए इज इक्वल टू 1,2 एंड फाइंड ए क्रॉस ए, ओके, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वाइट इजी इट इज, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा, यानी सेल्फ एक सेट का उसी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बहुत इजी है। तो पहले ये 1,2 लेंगे, इधर दोनों के साथ पेयरिंग होगी, तो 1,1 1,2, फिर 2 ले रहे हैं 1 के साथ और 2 के साथ, सो 2,1 एंड देन 2,2, ठीक है। तो ये आपका ए क्रॉस ए हो गया। इफ a is equal to suppose x comma y, find a cross a cross a, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अब? तो a क्रॉस a का मतलब हुआ x comma y into x comma y and this is your into again x comma y क्रॉस x comma y। अब पहले हम लोग फर्स्ट टू सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगा पहले फर्स्ट एलिमेंट x comma x, फिर x comma y, then it is y comma x and y comma, now again this is x comma y, so here it is। अब यहाँ पे ये x comma x जो है वो फर्स्ट के x के साथ और then it is y के साथ पेयरिंग होगी इसकी, तो x comma x comma x, x comma x comma y। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये x comma x को पहले इस x के साथ फिर y के साथ पेयर किया है। x and y are the elements of the second set, यानी a only, okay, here it is। तो ये हमारे पास आएगा। अब हम सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं, यानी सेकंड एलिमेंट मतलब x कॉमा y, ये वाला पोर्शन x कॉमा y, x कॉमा y कॉमा y, देन y कॉमा x कॉमा x, y कॉमा x कॉमा y। अब लास्ट में हमारे पास y कॉमा y बचा, पहले x के साथ फिर y के साथ। तो ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा, a क्रॉस a कहलाएगा। नाउ अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस a विल बी इक्वल टू व्हाट। अब आप यहाँ पे चेक करो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास इस सेट में, na इज इक्वल टू व्हाट 2, x कॉमा y, 2 एलिमेंट्स है, तो na हमारे पास 2 दिया हुआ है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ये na क्रॉस na लिखा जा सकता है, यानी इसको हम 2 इंटू टू इंटू टू, यानी इसको हम लोग 8 लिख सकते हैं। तो आप काउंट करो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3, this is fourth element, fifth, sixth and seventh and eighth element, so you have got 8 elements here। हम लोग a क्रॉस भी कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि इनमें से कोई भी एक सेट अगर आपका नल सेट हो गया तो इसका आंसर भी आपका नल सेट रहेगा, यानी सपोज इफ a इज योर नल सेट, तो इसका मतलब na हमारे पास कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि a क्रॉस b देन विल ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट, नल सेट। तो इसको भी हम लोग नल सेट लिख सकते हैं। क्लियर, कोई एक भी अगर आपका नल सेट हो जाता है। सिमिलरली इफ एनी वन ऑफ द सेट्स इज इनफाइनाइट, ठीक है, तो इसका मतलब a क्रॉस b जो है वो भी आपका इनफाइनाइट सेट होगा। व्हाट इट, अगर दोनों ही इनफाइनाइट है, a भी इनफाइनाइट सेट है और b भी आपका इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट, तो a क्रॉस b भी इनफाइनाइट सेट होगा। और ठीक है, दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट सेट है तो भी इनफाइनाइट है, और दोनों इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट सेट है। तो a क्रॉस b इसका मतलब
is a finite set only when A and B are both infinite, both are infinite sets. A and B are both finite sets. ओके, तो ही A क्रॉस B जो है वो फाइनाइट सेट होगा. ओके, ये चीज अपने को ध्यान रखना. Now the Cartesian product of A cross A has 9 elements. यानी A cross A में 9 elements हैं. Among of which are found to be -1, 0. उसमें से एक एलिमेंट हमको दिया हुआ है -1, 0 एंड सेकंड एलिमेंट है 0, 1. तो 9 A में A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स और 9 में से 2 एलिमेंट हमको दिए हुए हैं. नाउ एक तो हमें A फाइंड आउट करना है सेट A, और दूसरा A क्रॉस A के बाकी के एलिमेंट्स फाइंड करना है. ओके, तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट ए के अंदर. तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास सेट ए में 3 एलिमेंट्स होंगे तो जाके हमारे पास 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे ए क्रॉस ए में. दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए. सो वी कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू व्हाट? 3. So number of elements in set A is equal to 3. ये information हमें मिल गई है. Now again question में given है -1, 0 belongs to A cross A and 0, 1 belongs to again A cross A. अब जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किया था तभी मैंने बता दिया था कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से होता है. इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? इसका मतलब ये है कि हमें 2 एलिमेंट मिल चुके हैं. यानी -1 जो है वो A में आ रहा है एक तो, और 0 जो है वो भी A का एलिमेंट है. सिमिलरली विद सेकंड एलिमेंट 0 आपका अगेन A का एलिमेंट है और 1 भी आपका A का एलिमेंट है. तो यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि 0 जो है वो A का एलिमेंट हो गया और 1 जो है वो भी A का एलिमेंट हो गया. सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट द सेट A. तो एक तो 1 हो जाएगा, -1 हो गया, फिर 0 हो गया. 0 हमारे पास ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो अब बचा कौन सा? 1. तो ये 1 ईयर. तो ये जो A है ये हमारा रिक्वायर्ड सेट है. अब हमें एक और चीज फाइंड करनी है, दैट इज योर A क्रॉस A क्रॉस A. तो हम लोग A क्रॉस A क्रॉस A फाइंड करते हैं. दैट इज इक्वल टू -1, 0 एंड 1. दिस इज क्वाइट इजी. सिर्फ अपने को यहाँ पे हमें पेयर वाइज प्रोडक्ट फाइंड करना है. ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो -1 लेंगे, सारे एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग होगी. -1, 1, -1, 0 एंड -1, 1. नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट दैट इज 0, तीनों के साथ -1, 0, 0 एंड 0, 1. देन इट इज -1 माइनस तो हो चुका है हमारा. ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ आएगा 1, 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1. तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं. अगर हम लोग कैलकुलेट करें, चेक करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये 9 एलिमेंट्स है. दिस इज योर क्रॉस. एग्जाम्पल देखते हैं. Let A is equal to 1, 2 and B is your 3, 4. Write A cross B. How many subsets will A cross B have? तो A cross B तो हम easily find out कर सकते हैं. 1, 2 क्रॉस 3, 4. तो ये हो जाएगा आपका 1, 3, 1, 4, then 2, 3 and it is your 2, 4. तो ये जो आया ये हमारे पास क्या आ गया? A क्रॉस B आ गया. इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं. सो वी कैन से Na is equal to and A cross B is equal to 4. Now, how many subsets will A cross B have? Number of subsets. Number of subsets का क्या फॉर्मूला होता है? 2 to the power n. तो यहाँ पे हमारे पास कितना है? 2 to the power, how much it is? 4. That is equal to 16 subsets are there. Let us take some examples. ठीक है, subset 1 suppose. ठीक है, इसको और इसको ले रहा हूं मैं.
1,3 एंड 1,4। तो ये दोनों एलिमेंट्स हमारे इस सेट में आ रहे हैं, ये हमारा मेन सेट है। ओके, ए क्रॉस बी का अगर सबसेट की बात कर रहे हैं तो इसमें आने जरूरी हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एक सबसेट हो गया, दोनों ही इसके अंदर आ रहे हैं इसलिए। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। आई कैन राइट इट लाइक दिस, S2 कैन बी रिटन एज, सपोज अगर मैं सिर्फ 1,3 लेता हूँ तो भी सबसेट होगा, सिर्फ 1,4 लेता हूँ तो भी एक सबसेट होगा, ठीक है। ये अलग अलग सबसेट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं सपोज इसमें से 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, 1,3, 1,4 एंड 2,3। अगेन दिस इज अ सबसेट। अगर मैं सारे ही ले लेता हूँ तो वो भी अपने आप में एक सबसेट कहलाएगा, 1,3, 1,4, 2,3 and 2,4. So this is also a subset of what? It is also a subset of A cross B. Okay. Set itself भी तो होता है, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने सिर्फ अगर सपोज 1,4 और 2,4 लिया तो ये भी अपने आप में एक सबसेट है। क्लियर। तो इन सबसेट्स को ही हम रिलेशंस कहते हैं, ये जो सबसेट्स बने हैं इन सबको हम लोग रिलेशन कहते हैं। ओके, तो these are all relations। ओके, ये एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, दिस इज ऑल्सो रिलेशन, दिस इज ऑल्सो रिलेशन एंड दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। तो इन शॉर्ट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देती है मैंने आपको, अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। Now let us understand the concept of relation in detail। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ए हमारे पास सपोज एक सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी हमारे पास है सपोज 1। अब इससे हम लोग बना रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए कॉमा 1, बी कॉमा 1 एंड सी कॉमा, गॉट इट। दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एन ए मतलब 3 था, एन बी हमारे पास 1 है, यानी एन ए क्रॉस बी जो है वो कितना हो गया, 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स हो गया ना। यहाँ से अब हम बना रहे हैं इसके सबसेट्स। ओके, तो अब सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, यानी कितने सबसेट्स होने चाहिए, 8 सबसेट्स होने चाहिए। तो एक एक करके सबको देखते हैं हम लोग। तो पहला सबसेट हमारा है ए कॉमा 1 का, एक एक एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग। दूसरा हमारा बी कॉमा 1 हो गया, थर्ड हमारे पास हो गया सी कॉमा 1, फोर्थ हमारा हो गया, अब दो दो एलिमेंट ले रहे हैं ए कॉमा 1 एंड बी कॉमा 1। यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये ए कॉमा 1 पूरा एक एलिमेंट है, ये बी कॉमा 1 पूरा एक एलिमेंट है, और सी कॉमा 1 जो पेयर है वो पूरा एक एलिमेंट है। चार हो गए हमारे पास। नाउ फिफ्थ वन, अब दो दो एलिमेंट ले रहे हैं, यानी a comma 1 b comma 1 हो गया, then now it is b comma 1 and c comma 1। sixth one is a comma 1 and c comma 1, then seventh is the complete set, that is a cross b लिख सकता हूं मैं उसकी जगह, और eighth set होता है null set। ये हमारा सबसेट का कंसेप्ट था कि null set is a subset of every set। okay, null set is a subset of every set and set itself is a subset of every set। ओके, तो दोनों चीजें हमारे साथ होंगी ही होंगी। तो 8 सबसेट्स आर देयर,
e comma 1 b comma 1 c comma 1 then a comma 1 b comma 1 and then इन सबको हम लोग रिलेशंस कहते हैं. दिस इज योर रिलेशन 1, दिस इज योर रिलेशन 2, दिस इज रिलेशन 3, फोर्थ रिलेशन, दिस इज द फिफ्थ रिलेशन, दिस इज सिक्स्थ रिलेशन, दिस इज द सेवंथ रिलेशन एंड दिस इज द एट्थ रिलेशन. तो टोटल 8 रिलेशंस आर देयर. ठीक है ना, क्लियर हो ना. तो जो सबसेट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग रिलेशंस कहते हैं, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, जो जितने भी हैं. क्लियर हो ना. तो अभी हम लोग ए और बी से डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. इसको हम पढ़ते हैं इस तरीके से, दिस इज योर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. दिस इज अ फॉर्मेट इन विच वी राइट द रिलेशन ए टू बी. ओके, यानी इफ x belongs to a and y belongs to b, then x comma y should belongs to r. ठीक है. okay, if r is defined from a to b. so a comma b हमारे पास सेट थे. ओके, तो एक बार शॉर्ट में देख लो क्या रिलेशन का फॉर्मेट होता है, किस तरीके से बनते हैं. इससे हमने क्या बनाया, ए क्रॉस बी बनाया. ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स होंगे उसको हम कहते हैं रिलेशन. अब ए क्रॉस बी बोला है तो रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. अगर ये बी क्रॉस ए हो जाएगा तो बी टू ए कहलाएगा. ओके, अब दिस इज योर रिलेशन. ओके, तो दिस इज योर, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ये ए क्रॉस बी के सबसेट्स हैं. ओके, ये जो गिवन है ये हमारे पास सेट थे, दो सेट थे. सेट से हमने क्या निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट के सबसेट्स क्या कहलाएंगे हमारे पास, रिलेशन. क्लियर और नॉट. ठीक है. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज सपोज m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज सपोज n. तो a क्रॉस b में कितने हैं, इसमें n a क्रॉस b कितना हो जाएगा हमारा, ये m क्रॉस n हो जाएगा. अब सिंस हम सबसेट्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर m क्रॉस n. ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है. तो a क्रॉस b में कितने सबसेट्स हो गए, 2 टू द पावर m क्रॉस n. और यही चीज नंबर ऑफ रिलेशंस को डिनोट करती है, क्योंकि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं. तो जितने सबसेट्स होंगे उतने रिलेशन होंगे. तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b is 2 to the power m क्रॉस n. तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का. क्लियर. अगर आपको कभी क्वेश्चन दिया हुआ, सपोज लेट अस टेक वन एग्जांपल. ठीक है. ओके, अच्छा एक और पॉइंट उससे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास ए और बी एलिमेंट है, ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं b. ठीक है, और हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना x इज ऑलवेज रिलेटेड टू y. तो ये चीज भी हमारा रिलेशन का डेफिनेशन ही होता है. अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स दे रखे हैं और रिलेशन फाइंड करना है तो ये पेयर्स कैसे निकालते हैं, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज रिलेटेड टू y. क्लियर. अच्छा, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी का हमने फॉर्मूला देखा, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार वापस इसी पे आ जाते हैं हम लोग. ठीक है. सो लेट एन ए हमारे पास सपोज 5 है, एन बी हमारे पास 2 है. फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. क्लियर. ये अपने को नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है फ्रॉम ए टू बी. तो नंबर ऑफ रिलेशंस का क्या फॉर्मूला हो गया, 2 टू द पावर एन ए क्रॉस एन बी. आप ये याद रखना, नंबर ऑफ रिलेशंस का क्या फॉर्मूला होता है, अगर ए टू बी फाइंड करना है तो 2 टू द पावर एन ए क्रॉस एन बी. दिस इज योर नंबर ऑफ रिलेशंस. तो अभी हम क्या लिख सकते हैं इसको,
दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 10 दैट इज इक्वल टू 1024। तो टोटल अगर ए में हमारे पास 5 एलिमेंट है, बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल हम लोग 1024 रिलेशंस बना सकते हैं। हमें सारे नहीं बनाने हैं, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है ना। अब कैसे पता लगाएंगे कि वो रिलेशन होगा या नहीं होगा? उसके लिए हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है। एक सेट हमारे पास है, सपोज लेट इट बी 1, 2, 3, 4 और बी मेरे पास है सपोज x, y, z। मैं दो रिलेशन लिख रहा हूं। सपोज R1 आपका है 1, x, 1, y, 2, y एंड 4, z। एक रिलेशन ये बनाया और एक रिलेशन और है हमारे पास सपोज R2 2, z एंड 3, y। अब अपने को ये चेक करना है कि ये रिलेशन पॉसिबल है या नहीं। रिलेशन इनमें से कौन सा रिलेशन है ये बताना है हमको। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका है। रिलेशन ए क्रॉस बी में होता है। ए क्रॉस यहाँ पे ए और बी दे रखा है, तो रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ। और ए क्रॉस बी में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से आना चाहिए। अगर कोई इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो रिलेशन नहीं होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1, 2 और 4 ये फर्स्ट सेट में आ रहा है। 1, 1, 2 एंड 4 ये फर्स्ट सेट में आ रहा है। नाउ x, y एंड z दे ऑल 4 बिलोंग टू सेकंड सेट। इसका मतलब ये जो है दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। करेक्ट। नाउ 1 आपका फर्स्ट सेट में आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो ये 1, 2 और 3 हमारे फर्स्ट सेट में। नाउ सेकंड एलिमेंट x, a, z, y ये है, ये है और ये है। लेकिन a जो है वो आपका इस सेट में कहीं पे भी नहीं आ रहा है। सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ रिलेशन। सिंपल लॉजिक है। अच्छा, अगर सपोज मैं इसको ऐसे लिख दूं, R3 का मैं ऐसे डिफाइन कर दूं सपोज कहीं पे। लेट अस टेक वन एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। सपोज R3 मैंने डिफाइन किया इस तरीके से x, 1 x, 2 y, 1 y, 2 z, 3 z, 4 सपोज। अब आप कहेंगे कि x x y y z ये तो हमारे सेकंड सेट में से है, बट हम लोग जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो a टू b है। सपोज R3 को हमने कहाँ से डिफाइन कर रखा है, a टू b डिफाइन कर रखा है। यानी ये जो x और y और z जो है वो हमारे a में से आने चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे फर्स्ट सेट में आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 आ रहा है, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 आ रहा है, एक्स वाई जेड नहीं आ रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ रिलेशन। ओके, तो ये सेट जो है हमारा ये रिलेशन नहीं है। क्लियर। ये रिलेशन कब होगा, जब हमारा रिलेशन जो है वो B टू A डिफाइंड होगा तो ही ये रिलेशन हो सकता है, वरना ये रिलेशन नहीं है A टू B में। ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका बता दिया मैंने आपको। रिलेशन अगर आइडेंटिफाई करना है रिलेशन है कि नहीं है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से है, तो वो रिलेशन हो जाएगा। Now let us solve one question based on relations. Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A में हमारे पास 10 एलिमेंट्स है। डिफाइन अ रिलेशन R on set A defined by R is equal to x, y, 2x minus y equal to 0 and x, y belongs to A. एक कंडीशन दी है जिसको यूज करके हमें रिलेशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास सेट तो एक ही दिया हुआ है, तो उस पर हम कैसे रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो उस पर भी रिलेशन डिफाइन होगा, मैं बताता हूँ आपको। नाउ ऑल्सो राइट इट्स डोमेन, रेंज और कोडोमेन।
ओके, डोमेन रेंज और कोडोमेन अभी तक मैंने आपको नहीं समझाया है, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा डोमेन रेंज और कोडोमेन क्या होता है। तो बेसिकली हमें चार चीजें फाइंड करनी है इसमें। एक तो हमें रिलेशन फाइंड करना है, सेकंड डोमेन, थर्ड रेंज एंड फोर्थ इज कोडोमेन। तो रिलेशन हमें डिफाइन करना है सेट ए में। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि ये रिलेशन आपका ए टू ए डिफाइंड है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमें हमारे पास एक ही सेट दे रखा है, एक्स और वाई दोनों ही ए में आ रहे हैं, मीन्स एक टू, यानी ये रिलेशन जो है वो एक सेट से उसी सेट में डिफाइंड है। इसका मतलब ये होता है कि हमें x भी a में से लेना है और y की जो वैल्यूज है वो भी हमारी a में से आनी चाहिए। तो कंडीशन क्या डिफाइंड है हमारे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2x। अब इसको यूज करके हम लोग रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा फिर, सिंपल सी बात है, ओरली बना सकते हैं हम लोग। सपोज मैंने x की वैल्यू सबसे पहले 1 ली, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब से आप यहाँ ध्यान रखना, ये चीज जो फर्स्ट में हम लिख रहे हैं ये हमारा x है, दिस इज x। तो ये जो है ये क्या हो गया, y हो गया। ओके, नाउ अब मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूं। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, डबल y इज इक्वल टू 2x बोला है। x की वैल्यू अगर मैं 3 ले रहा हूं, अब इसमें मैं x की जगह 3 रखूं यहाँ पे, तो y is equal to 3 into 2, that is equal to what, 6। Similarly, if I take 4, then it will become 8। 5 लूंगा तो 10 आएगा। अब इसके आगे नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि अगर मैं 6 लेता हूं तो 12 आता है। अगर मैं 6 लेता हूं तो x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 12 हो जाएगी। 12 हमारा सेट में नहीं आता तो यहीं स्टॉप हो जाएगा। तो दिस बिकम्स द रिलेशन। तो फर्स्ट केस हमारा सॉल्व हो गया, रिलेशन आ गया हमारे पास। नाउ फर्स्ट पार्ट, दैट इज डोमेन, यानी डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ओके, अब डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है, हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग डोमेन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इनपुट वैल्यू x वो लिखते हैं। इसको हम इनपुट वैल्यूज भी कहते हैं। और बेसिकली ये पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पेयर्स, एलिमेंट्स ऑफ द पेयर्स। जो पेयर्स दे रखे हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट है। क्लियर और नॉट। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब फर्स्ट एलिमेंट्स मतलब 1 2 3 4 5, इसको हम लोग डोमेन कहेंगे। सेकंड पार्ट आपका है रेंज। रेंज इज y, ठीक है, सेकंड एलिमेंट ऑफ द, ये आउटपुट वैल्यू होती है। आउटपुट वैल्यू भी कह सकते हैं हम लोग इसको। आउटपुट वैल्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली हम लोग वैल्यू जो इनपुट करते हैं तो वो डोमेन होता है, यानी इनपुट किया हमने उसको वैल्यू तो हमारे पास कुछ आउटपुट आएगा। आउटपुट का मतलब जो आंसर आ रहा है तो वो हमेशा y होता है। यानी ये जो होता है ये पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट्स ऑफ पेयर, जितने भी पेयर एलिमेंट होते हैं हमारे पास ये उसका सेकंड एलिमेंट होता है। सेकंड एलिमेंट का मतलब हमारा, आपने जो टिक लगा 2 4 6 8 और 10, तो ये सेकंड एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा क्या कहलाएंगे, आपका रेंज कहलाएंगे। तो यू शुड रिमेंबर वन थिंग, एक्स इज डोमेन, एक्स जो है वो डोमेन है, वाई का जो होगा वो हमेशा रेंज हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट हमारा है कोडोमेन। ओके, थर्ड पार्ट इज कोडोमेन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो कोडोमेन इज अ सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, जितने भी हैं कोडोमेन जो है इट इज सुपर सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। इसके लिए आपने डेफिनेशन चेक करो, रिलेशन की डेफिनेशन ने कहाँ से कहाँ ली थी, ए टू ए। तो जो सेकंड सेट होता है इट इज ऑलवेज द कोडोमेन, ठीक है। तो अभी हमारा कोडोमेन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेकंड सेट जो होता है, कभी अगर आपके पास आर ए क्रॉस बी लिखा है
ए टू बी दे रखा है, तो दिस विल ऑलवेज बी द कोडोमेन, यू शुड रिमेंबर। तो तीनों चीजें मैंने डिफाइन कर दिया आपको, ठीक है, क्लियर। एक हमने डोमेन देख लिया, देन रेंज देख लिया, देन कोडोमेन भी देख लिया, क्लियर। और तो आपको ये मान अब आप निकाल सकते हैं, डोमेन निकालना है तो x जो होगा वो डोमेन का होगा, y जो होगा वो रेंज में से जाएगा, और रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है उसमें जो सेकंड सेट है दैट इज ऑलवेज बी द कोडोमेन। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का जो सबसेट रिलेशन होता है, रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ का इसमें इस केस में इस एग्जांपल में एरो डायग्राम किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये रिलेशन हमारे पास डिफाइंड है, ठीक है, अभी हम लोगों ने जो रिलेशन निकाला है, तो एरो डायग्राम किस तरीके से बनता है वो देखो जरा। तो ये दो ओवल्स हमने बना लिए, इसमें हम लोग सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं। रिलेशन जो है वो हमारा ए टू ए डिफाइंड है, तो हम ऐसे दो ओवल शेप बनाने हैं, उसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। ये जो हम बना रहे हैं ये है एरो डायग्राम। ए डबल आर ओ डब्ल्यू, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। अब सिंपल सी बात है, जो वन है वो टू से रिलेटेड है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, वन इज रिलेटेड टू टू। तो वन इज रिलेटेड टू टू मतलब अब हम लोग एरो डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक लिंक्स बनाएंगे, ठीक है। तो लिंक्स कैसे बनेंगे, हमारा जो वन है वो किससे लिंक्ड है, टू से लिंक्ड है, क्लियर। टू जो है वो किससे लिंक्ड है, फोर से लिंक्ड है, थ्री सिक्स से, फोर एट से, और फाइव जो है वो टेन से लिंक्ड है। तो दिस इज सेट टू बी द एरो डायग्राम, ठीक है ना, ओके, समझ में आ गई चीज। अब जैसे ये वन फाइव जो है वो टेन से लिंक्ड है, तो यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फाइव इज रिलेटेड टू टेन, क्लियर और नॉट। दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ एरो डायग्राम। तो हम लोगों ने चार चीजें बनानी सीख ली इसमें, पांच, रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज और एरो डायग्राम। Now, let A is equal to x comma y comma z and B is equal to A comma B. Find total number of relations from A into B. तो relation is defined from A to B. Okay. अब सिंपल सी बात है, Na हमारे पास कितना है, यहाँ पे 3 है, Nb हमारे पास 2 है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, नंबर ऑफ रिलेशंस is equal to 2 to the power n a cross n b, okay। तो that is equal to 2 to the power 3 into 2 यानी 2 to the power 6। तो 2 to the power 6 means 64 relations are there। तो number of relations कितना हो गया हमारे पास, 64, okay। तो total number of relations from A into B is total number of relations from A into B is equal to 64। एक और एग्जांपल इसी टाइप का, ए को हमारे पास दे रखा है ए कॉमा बी, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए बोला है। अब पिछले क्वेश्चन में हमारे पास दो सेट थे ए और बी, और हमें रिलेशन निकालना था ए से बी में, यानी ए इंटू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस इंटू ए इंटू बी में तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ कैसे सॉल्व हो गया, यहाँ पे तो हमारे पास एक ही सेट दे रखा है। तो इसका मतलब ये होता है, रिलेशंस ऑन ए का मतलब होता है रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए ओनली, यानी ए इंटू ए कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, क्लियर। तो इसका नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है हम लोग, नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पे हो जाएगा 2 एन ए इंटू एन ए, करेक्ट, यानी 2 टू द पावर 2 इंटू टू, और 2 इंटू टू क्योंकि यहाँ हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर 4 यानी 16 रिलेशंस आर पॉसिबल, क्लियर और नॉट, फ्रॉम ऑन ए, 16 रिलेशंस ऑन ए। डिफरेंस समझ में आ गया आपको दोनों का। उसमें तो इजी है, ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी का 2 टू द पावर लगा देंगे तो हम लोग हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएंगे। और सिर्फ एक सेट दे रखा है मींस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम वन सेट टू itself। Now in this example we are given two sets
ए हमारे पास है 1 2 3 5, बी हमारे पास है 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। आर डिफाइन किस तरह से कर रखा है, एक्स कॉमा वाई। दिस एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट्स एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन। और वो एलिमेंट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें आगे कंडीशन दी हुई है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। हमें वही पेयर बनाने हैं जिनका डिफरेंस हमारा ऑड है। तो x बिलोंग्स टू एंड y बिलोंग्स टू b। एंड r को हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब पेयर वाइज एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखना है। क्लियर हो? ये जो गिवन है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है। सो ये हमारे पास है 1 2 3 5। ठीक है। सेकंड सेट हमारे पास है 4 6 9। ओके। नाउ यहाँ हम लोग कैसे चेक करेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, इसके बाद हम इसको तीनों के साथ चेक करेंगे किस किस के साथ इसका ऑड डिफरेंस आ रहा है। तो r इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो आप, ये 1 है, 1 और 4 का डिफरेंस दैट इज 3, तो ये ऑड हो गया। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, 1 से इसका डिफरेंस 5 है तो ये भी ऑड हो गया। बट 1 और 9 दोनों ही ऑड है, इसका डिफरेंस 8 दैट इज योर इवन नंबर। ये नहीं लेना है आपने को, ये दोनों लेना है। तो यानी एक पेयर आपका ये हो जाएगा और एक पेयर ये हो जाएगा। तो हम इसको लिख रहे हैं 1 4 एंड देन 1 6। सिमिलरली 2 के साथ चेक कर रहे हैं तो 2 और 4 का डिफरेंस तो इवन होता है, 2 और 6 का डिफरेंस भी इवन होता है, दोनों ही इवन है तो डिफरेंस भी इवन ही होगा। 2 और 9 का डिफरेंस अगेन इट इज ऑड, तो वो लेना है हमको। देन 3। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑड डिफरेंस तभी होगा जब हमारा एक नंबर ऑड होगा दूसरा नंबर इवन होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक इवन है दूसरा ऑड है तो ही हमारा डिफरेंस ऑड आ रहा है। ठीक है। तो अब ये ऑड है तो इसके साथ इवन नंबर लेंगे। इवन नंबर कौन कौन सा, 4 एंड 6। तो 3 4 एंड 3 6। 5 ऑड है तो इसके साथ इवन नंबर जाएगा, यानी 5 4 एंड 5 6 अगेन। ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन हो गया। 1 4 का डिफरेंस 3, 1 और 6 का डिफरेंस 5 ऑड है, 2 और 9 का 7 ऑड है, 3 और 4 का 1 ऑड है, 3 और 6 का डिफरेंस 3 है। ठीक है। 5 4 का 1 और 5 6 का 1 है। नाउ डिफरेंस बोला है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा सा करना है, ऑर्डर से मतलब नहीं है। ठीक है ना। सो दिस इज योर रिलेशन। ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, let A is equal to 1 2 3 4 5 6, 6 elements are there in set A. R be the relation on A defined by R is equal to A comma B, और A comma B belongs to A और B हमको A में से लेना है। B is exactly divisible by A, यानी जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। तो सेट A हमारे पास क्या डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोगों को एक तो R फाइंड करना है इन रोस्टर फॉर्म, डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। ठीक है। तो पहले हम लोग R डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि R आ जाएगा उसके बाद डोमेन और रेंज तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है हमारा वो A टू A डिफाइंड है, A टू A नॉट B, सॉरी योर A है। तो रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू A, रिलेशन और A बोला है तो मतलब A टू A हो गया। अब इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, नाउ B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, क्लियर और नॉट, A रिलेटेड टू B बोला है, और तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं B शुड बी डिविजिबल बाय A। तो हम लोग उसको चेक कैसे करेंगे, 1 लेंगे और हम लोग ये चेक करेंगे कि 1 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है। तो 1 खुद को डिवाइड कर सकता है, 1 2 को डिवाइड कर सकता है, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। यानी जो रिलेशन हमारा आ रहा है उसमें पहले 1 से लिंक्ड सारे एलिमेंट्स, रिलेटेड सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। यानी 1 1 हो जाएगा, एक तो 1 2 हो जाएगा। यानी 2 इज डिविजिबल बाय 1, इसका मतलब क्या हुआ, या तो 2 इज डिविजिबल बाय 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, डिविजिबल बाय 1। और इसके इसमें में से 1 डिवाइड्स 2, सिंपल लैंग्वेज में 1 डिवाइड्स 2, 1 also divides 3, 1 also divides 4, 1 also divides 5 and 1 also divides
सिक्स, 1 हो गया। अब 2 से कम, 2 को कंपेयर करेंगे सबसे। 2,1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 1 को डिवाइड कर नहीं सकता, 2 3 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन 2 4 को डिवाइड कर सकता है। तो ये हो गया 2,4 एंड 2,6 एंड 2,2 एज वेल। अपने आप को भी डिवाइड करता है नंबर, तो वो लिखना भी जरूरी है। देन 3,3 एंड 3,6। अब 4 5 6 सिर्फ अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, सो 4,4 4,5,5 एंड 6,6। ये और किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते जो हमारे सेट में है, इसके आगे कोई नंबर नहीं ले सकते। तो ये हमारा जो डिफाइंड है, ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। क्लियर और नॉट, दिस होल इज अ रिलेशन। नाउ अब हमें फाइंड करना है डोमेन और रेंज। सेकंड पार्ट, डोमेन। डोमेन मैंने बताया था आपको कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो लेने होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट में हमारा 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। सो वी राइट डाउन 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट्स, ओके, एक्स। नेक्स्ट आपका रेंज है। रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट लिखो आप, इसमें सेकंड एलिमेंट जो होते हैं, तो सेकंड एलिमेंट मतलब ये वाला पार्ट। सारा आ गए। अब रिपीट जो हो रहे हैं तो लिखना एक ही बार है, सेट की ये कंडीशन होती है, ठीक है। सो दोनों सेम है यहाँ पे, डोमेन और रेंज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो सकता है पॉसिबल। अच्छा, कोडोमेन अगर आपको पूछा है, इसमें पूछा तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग। रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, आप ये चेक करो, ए टू ए डिफाइंड है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेकंड सेट होता है वो हमारा कोडोमेन होता है। क्लियर, तो तीनों चीजें क्लियर हो गई आपको ना। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी। अब ए और बी हमें जेड में से लेना है, जेड मीन्स इंटीजर्स, और कंडीशन क्या है, ए माइनस बी शुड बी एन इंटीजर। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, जेड इज इंटीजर, ओके, ये ध्यान रखना। ना हमें ए कॉमा बी की बात कर रहे हैं हम लोग, ए कॉमा बी हम दोनों किस में से ले रहे हैं, इंटीजर्स में से ले रहे हैं, और हमें फाइंड किसके लिए करना है, ए माइनस बी के लिए करना है, ओके। अब ये ए और बी दोनों ही क्वेश्चन में गिवन है, इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ए माइनस बी जो डिफरेंस आएगा वो भी आपका जो आएगा वो क्या होगा, वो भी एक इंटीजर ही होने वाला, करेक्ट। इंटीजर माइनस इंटीजर करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, ओके। कोई सा भी इंटीजर ले लो आप, 2 4 5 वॉट एवर इट इज, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आता है। तो ये जो ए होता है, ए कॉमा बी की बात कर रहे हैं, नाउ दिस बिलोंग्स टू आर। तो ये जो होगा ये हमेशा क्या होता है, आपका डोमेन होता है। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन में जाता है, सेकंड जो होता है वो किस में जाता है, रेंज में जाता है। अब ये आपका इंटीजर है तो डोमेन भी आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। रेंज बी, बी जो है वो इंटीजर है तो रेंज भी हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्लियर हो नॉट, तो हम लोग इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, बहुत ईजी है केस है। डोमेन अगर आपको पूछा है तो डोमेन इज इक्वल टू व्हाट, जेड। रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा, फिर वो जेड हो जाएगा। इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, आपको अगर डिफरेंस इंटीजर लेके आना है तो जो वैल्यूज होंगी वो भी आपको इंटीजर ही लेनी है। तो a माइनस बी में ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज योर क्लियर, गिवन पार्ट इज इंटीजर, ठीक है। डोमेन और रेंज दोनों ही इंटीजर होंगे हमारे। नाउ इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, एक रिलेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। मान लीजिए a relation is defined from A to B, ठीक है, A और B हमारे पास जो है वो दो सेट्स हैं, और रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A to B। फ्रॉम A to B, इसको हम कैसे लिखेंगे, R रिलेटेड टू A to B। तो इसका मतलब रिलेशन R, ये R इज अ रिलेशन है, तो R इनवर्स is a inverse relation is defined from B to A। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, R इनवर्स is defined from B to A, ओके। R इनवर्स is a relation from B to A, क्लियर नॉट। अगर A to B आपका रिलेशन R है
तो बी टू ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका आर इनवर्स हो जाएगा। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ x belongs to a and y belongs to b, तो x, y belongs to r, या यूं कह सकते हो x is related to y। क्लियर? तो यहाँ पे इस केस में फिर ये चीज कैसे आएगी, x belongs to and y belongs to b, then y x belongs to what, r inverse, और इसको हम ऐसे लिखते हैं y is related to x। दिस इज योर इनवर्स का रिलेशन। ठीक है, इसको बहुत सिंपल तरीका है, अपने को सिर्फ x और y को इंटरचेंज करना है। मान लीजिए एक रिलेशन हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8। सपोज ये एक रिलेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो फ्रॉम ए टू बी या समथिंग लाइक दिस, तो आर इनवर्स जो होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटरचेंज करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 1, 3, 4 को लिखेंगे 4, 3, 5, 6 को 6, 5, 7, 8 को 8, 7। ठीक है ना, क्लियर ना? तो सिंपल सी बात है, इफ ये चीज है, इफ x, y belongs to r, then y, x belongs to r inverse। ओके, बहुत इजी कंसेप्ट है इनवर्स का।